Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussing about force and we have seen what are the effects of force and a definition of force. Okay, and that is graphical representation of force. Force is a vector quantity. Force is push or pull on an object that can change the direction of an object, come make it rest or move, change the shape and size of the object. That is all your effects of force. Okay, now we have seen that what is the graphical representation of force. That is, you will indicate it by writing an arrow over it, that it indicates it is an vector quantity. Vector quantity means that have direction and magnitude both. Now we will classify the types of forces. Okay, we have two types of forces. One is contact force, second is non-contact force. In class 8 you must have studied about contact and non-contact force. ओके यहाँ पे अब आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एंड सेकंड एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. सो प्लीज राइट एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आप यहाँ पे एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट एज द वर्ड सजेस्ट, कॉन्टैक्ट जो वर्ड है अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे टच होना चाहिए. कॉन्टैक्ट लाइक आप किसी से कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हो, आप उसके टच में रहते हो. तो सेम वे यहाँ पे कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टच होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा किसी के साथ, तभी आप वहाँ पे फोर्स फील कर पाओगे. सो द कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट्स थ्रू अ फिजिकल कॉन्टैक्ट. फिजिकल कॉन्टैक्ट मीन्स दैट दे शुड बी इन टच. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आप हेलो करते हैं किसी को बाय शेकिंग योर हैंड्स, तो आपके हैंड्स कॉन्टैक्ट में टच हो रहे हैं एक दूसरे से. सो दिस इज योर फिजिकल कॉन्टैक्ट. ओके, सो दिस इज योर टच. सो दिस टच इज नोन एज योर कॉन्टैक्ट फोर्स. लाइक वी आर सिटिंग ऑन अ चेयर, हम चेयर पर सिट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी सरफेस चेयर से टच हो रही है. सो दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स. The contact force is the force which acts through a physical contact between two bodies, one by which force is exerted and the other on which the force is exerted. Now, what it means, one by which force is exerted? It means that कि जो for example हम लोग ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे खड़े हैं. जब हम फ्लोर पे खड़े हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं, तब क्या हो रहा है? आपका आपके लेग्स जो है, आपकी जो फीट है, वो एक्चुअली में आपके फ्लोर पे फोर्स लगा रही है सो दैट यू कैन stand properly. So that you are exerting a force. So one by which force is exerted is V. हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. एंड द अदर ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड मीन्स किस पर फोर्स लग रही है, दैट इज ऑन फ्लोर. So this is your the second part, the other on which the force is exerted. Now if I take another example, like we are kicking a ball. हम एक बॉल को किक कर रहे हैं. जब हम एक बॉल को किक कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? वहाँ पे आपने फोर्स कहाँ लगाई? बॉल पर लगाई. सो दैट इज द वन बाय विच फोर्स इज एक्सर्टेड. किसने लगाई? किसने लगाई? सॉरी, वन बाय विच फोर्स इज एक्सर्टेड इज यू. आपने फोर्स लगाई ना बॉल के ऊपर. एंड किस पर लगाई? दैट इज योर बॉल. सो द अदर ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड. दोबारा से समझाती हूँ बेटा. आपने बॉल को किक किया, जब आपने बॉल को किक किया तो आपने फोर्स लगाई. सो वन बाय विच फोर्स इज एक्सर्टेड. किस पर लगाई? दैट इज ऑन बॉल. So the other on which a force is exerted. Okay, I hope this is clear to you. What is the force on which exerted and who is exerting the force? Now for example, pulling, stretching. Pulling basically आप एक coiled spring को pull कर रहे हो, खींच रहे हो, या आप एक ट्रॉली को लेके जा रहे हो. कार्ट और प्राइम is a trolley are some examples of contact force. Now see the figure. Pulling and stretching of a coiled spring. आपने देखा स्प्रिंग कॉइल खींचा गया, तो किसने खींचा? हैंड ने खींचा. तो जहाँ पे आपका हैंड स्प्रिंग से कांटेक्ट में है, देयर यू हैव अ कांटेक्ट फोर्स. सेकेंड, पुलिंग ऑफ अ कार्ट. आप कार्ट को पुल कर रहे हैं, बट किसकी हेल्प से पुल कर रहे हैं? अपने हैंड की हेल्प से. तो द प्लेस वेयर योर हैंड इज इन कॉन्टैक्ट विद द कार्ट इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नाउ सी
एग्जाम्पल्स में यहाँ पे क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अस बाय द विंड इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स विंड लगा रही है आपके ऊपर इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्यों? लाइक आप सब काइट फ्लाइंग देखते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, सो काइट उसी डायरेक्शन में ब्लो करती है जिस डायरेक्शन में विंड होती है। दैट वाज ऑल बिकॉज कि विंड वहाँ पे टच में है ना काइट के साथ, सो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, now you can see the force is exerted on the object within the boxed area। फोर्स कहाँ पे लगी? जहाँ पे आपका रेड कलर का बॉक्स बना हुआ है डॉटेड वाला। ओके, एंड जो एजेंसी है जो बॉक्स पे फोर्स लगा रही है दैट इज अ सर्कुलर पार्ट। द एजेंसी आउटसाइड द बॉक्स्ड एरिया प्रोवाइड्स द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। नेक्स्ट फोर्स कौन सी है आपकी? एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। दिस इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आप यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही लिखेंगे ना। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, मीन्स जो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं, बाद में हम डेफिनेशंस लेंगे। नाउ अगर अब आपसे मैं बात करूं कि आप जब सब छोटे थे तो आप क्या करते थे? आप पेपर के टुकड़े करते थे, पेपर बिट्स लेते थे, पेपर को छोटे छोटे बाइट फॉर्म में ब्रेक करते थे, छोटे छोटे पीसेस में आपने पेपर को ब्रेक किया। जब आपने छोटे छोटे पेपर के पीसेस को ब्रेक किया, देन आपने अपने हेड पे क्या किया? आपने अपने हेड पे स्केल रब किया। ओके, जब आपने अपने हेड पे स्केल रब किया और स्केल रब हुए हुए स्केल को आप पेपर बिट्स के पास लेके आए, बिल्कुल स्टिक नहीं कराया, बस पास लेके आए, सो आपको पेपर बिट एक्चुअल में स्टिक कर जाता है आपके स्केल पर। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन सी फोर्स लग रही है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स आपने टच नहीं किया स्केल को पेपर बिट से, बट स्टिल वो उसके साथ स्टिक कर गए, तो वहां पे भी कोई फोर्स लगी ना। सो दैट इज योर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, बेसिकली द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर द फोर्सेज विच डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट। मीन्स आपस में टच में नहीं है, बट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बट एट थ्रू द स्पेसिस बिटवीन द टू। दोनों के बीच में स्पेस है बट स्टिल वहां पे वो कांटेक्ट में है। स्पेस है बट कांटेक्ट में भी है और फोर्स फील हो भी रहा है। सेकेंड एग्जांपल देखता हूँ मैग्नेट का। अब मैग्नेट को आयरन ऑब्जेक्ट से पास लेके जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस पे ही आयरन ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने स्टार्ट कर जाते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वहाँ पे मैग्नेट एक्चुअल में आयरन ऑब्जेक्ट से कॉन्टैक्ट में नहीं आया, बट स्टिल वहाँ पे वो उसे स्टिक कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल कि वहाँ पे स्पेस अवेलेबल है बट वो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब basically in non-contact force we have three types, that is gravitational force, electrical force and magnetic force। ये three types आपके पास। now these action at a distance force shows are shown in the figure। now ग्रेविटेशनल फोर्स का हम कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मास m है, एक कैपिटल M है, कि वो दोनों कैपिटल एम की तरफ आप स्मॉल एम अट्रैक्ट हो रहा है। दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हम सिंपल सा एग्जांपल लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो इवेंचुअली नीचे आ रही है, आती है। कोई भी चीज़ ऊपर तो स्टिक नहीं रह जाती हमेशा। दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या कर रहा है कि जो एक हेवी ऑब्जेक्ट है वो नीचे खींच रहा है बॉल को। ठीक है, सपोज हमने एक बॉल ऊपर थ्रो की, बॉल ऊपर थ्रो करने के बाद वो बॉल धीरे धीरे नीचे आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे नीचे क्या है आपके पास? ग्राउंड, और ग्राउंड एक्चुअली में क्या है आपका? अर्थ। ठीक, सो अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि वो उस बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके, जब वो बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है मीन्स वो कौन सी फोर्स लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। कि ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रही है, ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है आपका, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ कांटेक्ट में नहीं आई बट स्टिल वो बॉल नीचे आ रही है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल, आप पेपर पे राइट करते हैं। ठीक है, जब आप पेपर पे राइट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी फोर्स लग रही है आपको, बट वहाँ पे पेपर और पेन कांटेक्ट में एक दूसरे के, सो दिस इज ए कांटेक्ट फोर्स। नाउ इलेक्ट्रिकल फोर्स, यही जो हमने पेपर बिट्स वाला एग्जांपल लिया था। पेपर बिट्स वाले एग्जाम्पल में क्या था कि आपने एक्चुअल में चार्ज ट्रांसफर किया था। वहाँ पे आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ पे क्या था कि एक अनचार्ज पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा,
ये एक चार्ज पार्टिकल, एक अनचार्ज और एक चार्ज पार्टिकल दोनों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है, दिस इज बाय इंडक्शन, कि आपने रब किया और रब करने के बाद आप जब नियर बाय गए तो चार्ज फ्लो कर गया, सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक फोर्स। आपको पता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, या फिर एक मैग्नेट आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करे, दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स। नाउ द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विद इन द बॉक्स एरिया। किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो आपकी पिक्चर्स बॉक्स में है, लगा कौन रहा है, अपोजिट वन, ओके। द एजेंसी आउटसाइड द बॉक्स एरिया प्रोवाइड्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, मीन्स जो एजेंसी बाहर है बॉक्स के वो फोर्स लगा रही है, बट जिस पर लग रही है वो बॉक्स वाले एरिया में आपका। Now next is your types of force. We have studied two types of force, that is contact and non-contact force. Next we have further more types of force, that is balanced force, unbalanced force and the resultant force. Now first is your balanced force. First we will see resultant force. Now what is a resultant force? लाइक रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि आपने पूरे ईयर में जो भी कुछ पढ़ा है, आपने पूरे ईयर में 8 में 9th में 10th में जो भी कुछ पढ़ा है, आप उसका रिजल्ट कहाँ देखते हैं, आपके एनुअल एग्जाम में देखते हैं। सो मीन्स सम अप देख रहे हैं पूरा, कि आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया है, आपने जितनी अच्छी स्टडी करी है, वो एक्चुअल में आपके पेपर्स में दिख रही है, सो दिस इज योर रिजल्ट। सेम वे यहाँ पर है कि आपको कितनी फोर्स लग रही है, उसका रिजल्ट जो भी होगा दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स। मीन्स आप अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एंड नेट फोर्स जो आपने निकाली, टोटल फोर्स जो आपने निकाली, दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स। समटाइम्स अ बॉडी में बी act upon by many forces simultaneously. All these forces collectively may produce some effect in the body. It may be possible to replace all these forces acting on a body by a single force which will produce the same effect in the body. Now अब हम सारे फोर्स एक फोर्स से डिनोट करें, दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स। Such a single force is called the resultant of all the forces acting on the body, or simply the resultant force. Now, the single force which acts on a body. See, this is the definition of resultant force. The single force which acts on a body to produce the same effect in it as is done by all the forces collectively is called the resultant force. Now we will see the diagram. फॉर एग्जाम्पल अब फिगर देखिए, पहले फिगर में आपको दिख रहा है F1 फोर्स लग रही है, F2 फोर्स लग रही है एंड F3 फोर्स लग रही है। कहाँ लग रही है, एक ही डायरेक्शन में बॉल के ऊपर लग रही है। सो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि आपकी बॉल एक नेट फोर्स से मूव करेगी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, से इन ईस्ट डायरेक्शन वो फोर्स बॉल मूव कर जाएगी। सो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, ओके। इन फिगर अलॉन्ग द सिंगल फोर्स एफ, जो आपको सिंगल फोर्स एफ लिखा है, कैपिटल एफ लिखा है सिर्फ आपका, दैट इज योर रिजल्टेंट फोर्स ऑफ किसका, F1 F2 एंड F3 का, जो एक बॉडी पे लग रहा है। बॉडी क्या है, आपकी बॉल है, ओके। आई होप दिस रिजल्टेंट फोर्स इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वी सी द बैलेंस फोर्स। बैलेंस मीन्स इक्वल है, हमने, हाँ बैलेंस मीन्स इक्वल है, आपने हर जगह बैलेंस बना के रख रखा है कि आप स्कूल का वर्क भी प्रॉपरली कर रहे हैं, आप स्कूल की नोटबुक्स भी प्रॉपरली कर रहे हैं, आप अपना रिविजन भी प्रॉपरली कर रहे हैं, दिस इज योर बैलेंस, ओके। नाउ सेम वे वी हैव अ बैलेंस्ड फोर्स व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो बहुत सारी फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट हो रही हैं, डू नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। सी, डू नॉट कॉज मीन्स उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर वो मूव कर रही थी देन वो मूव कर रही है, अगर वो रेस्ट पे थी तो वो रेस्ट पर ही है, जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में है। तो दिस इज नोन एज योर बैलेंस्ड फोर्स। सी द एग्जाम्पल, इन अदर वर्ड्स a body is said to be under balanced force when the resultant force acting on the body is zero. See the most important कि बैलेंस्ड फोर्स में आपकी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होती है, और बॉडी अंडर द, सी यहाँ पे हम दो डायग्राम्स देख रहे हैं, ओके।
यू कैन सी कि आपने एक्चुअल डायग्राम में क्या है आपके, बॉडी अंडर बैलेंस फोर्स में जहाँ पे फिगर लिखा हुआ है वहाँ पे चार अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ओके, जब चार अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक टॉप है एक बॉटम है। ओके, टॉप एंड बॉटम में क्या हो रहा है आपका कि टॉप वाला ऊपर खींच रहा है, बॉटम वाला नीचे खींच रहा है, यही कर रहा है बॉक्स को। ओके, अब टॉप एंड बॉटम ने इक्वल फोर्स लगाई तो बॉक्स ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा। नेक्स्ट केस में देखो, आप एक ईस्ट में खींच रहा है एक वेस्ट में खींच रहा है। ओके, जब ईस्ट वेस्ट में पुल कर रहा है तो अल्टीमेटली दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी आपकी, जीरो हो गई। दैट मीन्स एफ माइनस एफ इज जीरो। नाउ हम नेक्स्ट, मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो आपके पास एक 30 kg का बॉय है एंड एक 30 kg का बॉय है, गर्ल है। सॉरी, एक 30 kg का बॉय है, एक 30 kg की गर्ल है। दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं, बट एक ईस्ट में लगा रहा है एक वेस्ट में लगा रहा है। ठीक है, बीच में एक टेबल रखी हुई है आपकी ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या वो टेबल मूव करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्चुअली में दोनों ने ही 30 न्यूटन की फोर्स लगा दी। जितना वेट है उन्होंने उतनी ही फोर्स लगाई है, तो उस केस में बॉडी मूव ही नहीं करेगी। दैट मीन्स वहां पे क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। सी द बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट सेट एनी स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन, कि वहां पे कोई भी बॉडी को मूव नहीं करा सकता। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, वो उसके मोशन को चेंज नहीं कर सकता। नाउ लेट्स सी, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज करो आपके पास ना एक टेबल है। फाइन, आपके सेंटर में एक टेबल रखी है। अब टेबल के सेंटर में एक बॉय लेफ्ट में खड़ा है, एक बॉय राइट में खड़ा है। ओके, नाउ जो बॉय लेफ्ट में खड़ा है उसने 25 न्यूटन की फोर्स लगाई, एंड जो बॉय राइट में खड़ा है उसने भी 25 न्यूटन की फोर्स लगाई, बट इन सेम डायरेक्शन। मीन्स मीन्स कि बॉय, जो 25 न्यूटन का बॉय है जो लेफ्ट में खड़ा है, वो टूवर्ड्स द राइट फोर्स लगा रहा है, एंड 25 न्यूटन का बॉय जो आपका राइट में खड़ा था वो टूवर्ड्स द लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है। क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में फोर्स अपोजिट डायरेक्शंस में लग रही है। एक टूवर्ड्स लेफ्ट लगा रहा है, एक टूवर्ड्स राइट लगा रहा है, तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। कैन नॉट चेंज द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। सी, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स कोई लग ही नहीं रहा तो उसके वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। सी, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट लाइक आपने एक बैलून लिया, बैलून को प्रेस किया, आपने 10 न्यूटन की फोर्स लेफ्ट से लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स राइट से लगाई। वहां पे शेप तो चेंज हो जाएगी, आपके बैलून की साइज भी चेंज हो जाएगी, बट एक्चुअल में कोई फोर्स फील नहीं किया जाएगा वहां पर, बिकॉज वहां पे दोनों ही केसेस में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही है। और नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ अनबैलेंस्ड इज, कि जो बैलेंस नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। सबसे कॉमन एग्जांपल आपका टग ऑफ वॉर। आप रस्सी खींचते हैं ना दोनों पार्टीज, नो रोप जब आप दोनों पार्टीज पुल करते हैं तो क्या होता है, कहीं पे ज्यादा होती है फोर्स, कहीं पे कम होती है। तो जिस साइड फोर्स ज्यादा है उस साइड वो बेंड कर जाती है एंड अदर टीम हार जाती है। दिस इज योर अनबैलेंस्ड फोर्स। when the resultant of all the forces acting on a body is not zero, वो जीरो नहीं है, so these forces are called unbalanced force. For example, tug of war का example है, see F1 towards team A and F2 towards team B. Okay, now when the force is exerted by both the teams are equal, अगर दोनों ने equal force लगाई है that means F1 equal हो गया F2 के, तो आपकी रोप मूव नहीं करेगी। बट अगर F1 की फोर्स ज़्यादा है, अगर F1 की फोर्स ज़्यादा है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी टीम बी टीम ए की साइड पुल हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, एंड उस केस में F1 की तरफ आपकी रोप मूव कर जाएगी। बट अगर सेकेंड केस की बात करें हम टीम बी की, तो उस केस में क्या होगा आपका कि टीम बी अगर फोर्स ज़्यादा लगाती है, F2 ज़्यादा होता है, तो टीम ए टीम बी की तरफ झुक जाएगी। दिस इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड फोर्स।
जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से मूव भी कर सकता है और मूविंग वाला स्टॉप भी हो सकता है. द अनबैलेंस्ड फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, set a moving body at rest, change the direction of a motion. ये बात आपने देख ली टग ऑफ वॉर में. Now we will see some further examples. The first example is an object experiences a net zero external unbalanced force. Unbalanced force लगा रहा है but zero है. Is it possible for the object to be traveling with non-zero velocity? क्या ये possible है एक object के लिए कि वो non-zero velocity से travel करे? If yes तो आप conditions बताएं. Magnitude और direction क्या होगा? अगर नहीं तो क्यों? Now see, net force अगर zero है तो acceleration zero हो गई, और अगर acceleration zero है तो आपकी velocity भी zero होगी. Means वहाँ पे वो constant है. Velocity constant है means initial and final velocity में कोई change नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. Thus, if the net force acting on an object is zero, either the object will be at rest, या तो वो रेस्ट पे होगा या अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. So it will be a uniform motion. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि आपका एक बैट्समैन है, पुश कर रहा है क्रिकेट बॉल को टू रोल ऑन अ लेवल ग्राउंड. पुश कर रहा है बॉल को ग्राउंड पे. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद द बॉल कम टू रेस्ट. कुछ डिस्टेंस के बाद बॉल रेस्ट पे आ गई. द बॉल स्लोज टू स्टॉप बिकॉज, अब वो रुक क्यों गई? द बैट्समैन स्टॉप पुशिंग द बॉल, बैट्समैन ने बॉल को पुश नहीं किया. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, जितनी वेलोसिटी थी वो डायरेक्टली फोर्स के प्रोपोर्शनल है. देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, क्या बॉल पे कोई फोर्स लग रही है जो उसके मोशन को रोक रही है. देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, कि बॉल पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रही जिसकी वजह से वो रेस्ट पर आ गई. नाउ बेसिकली बॉल पे एक फोर्स लग रही है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. आप सबको पता है हम जब फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होता है उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है. दैट फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रुक जाता है. So the third answer is correct, that there is a force on the ball opposing the motion of the object, and this force is known as frictional force. And frictional force is an example of your contact force. क्यों? जब आप बाइसाइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो व्हील होता है कार का या किसी भी व्हीकल का वो ग्राउंड से कांटेक्ट में है, और वो व्हील्स तभी रुकता है जब आपने ब्रेक अप्लाई किया. एंड ब्रेक के टाइम पे क्या होता है कि आपकी फ्रिक्शनल फोर्स एकदम से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑल्सो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.